नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन यादव एमएल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परीक्षाओं में सुधार संबंधी विधेयक बिल के बारे में, जो अभी सरकार के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल को पेश करने के पीछे की कहानी आप सभी को पता है। लगभग एक महीने से दिल्ली की सड़कों पर छात्रों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उस धरना प्रदर्शन की मुख्य वजह हम सभी को पता है। अभी हाल ही में नीट परीक्षा पेपर लीक की घटना घटित हुई थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 21 छात्रों के द्वारा आत्महत्या की गई। इसके अलावा कई परीक्षाएं लगातार लीक होती आई हैं। सीबीएसई में भी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। फलस्वरूप छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ा और जंतर मंतर से लेकर के संसद तक शांति मार्च करनी पड़ी। फलस्वरूप सरकार ने अपनी जिम्मेदारी मानी और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इस्तीफा दिया गया और परीक्षाओं में सुधार संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। दोस्तों, छात्रों की एक लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक मांग थी, जिसके फलस्वरूप कुछ दंडात्मक कार्रवाई में पुलिस के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई, जिसमें लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े गए। हालांकि छात्रों का कहना था हम एक संवैधानिक मांग कर रहे थे और संवैधानिक मांग के फलस्वरूप हमारी मांग को अगर मान लिया जाता तो हम समय रहते धरना प्रदर्शन बंद कर देते, जो कि बंद हो गया है और हम परीक्षाओं में सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा दो स्तंभ सुधार के लिए दो तरीके से कार्य किया जा रहा है। एक तो प्रशासनिक सुधार किए जा रहे हैं। प्रशासनिक सुधार के साथ साथ सरकार के द्वारा विधायी सुधार भी किए जा रहे हैं। यानी कि परीक्षाओं में सुधार के लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। हर तरीके से परीक्षाओं में सुधार किए जा रहे हैं, जिससे निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षाएं कराई जा सकें एवं अनियमितताओं का अभाव देखने को मिले। दोस्तों, प्रशासनिक सुधार की अगर मैं बात करूं तो इसमें तकनीकी और संस्थागत बदलाव अर्थात एनटीए का पुनर्गठन किया जा रहा है। साथ ही साथ में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता नंदन नीलेकणी के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें विधायी सुधार की, तो विधायी सुधार के अंतर्गत न्यायिक और दंडात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 देखने को मिलेगा। इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक हम जानेंगे। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझते चलेंगे। अगर मैं बात करूं प्रशासनिक सुधार, उसमें मैंने बताया नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। नंदन नीलेकणी इन्फोसिस के सह संस्थापक और आधार के वास्तुकार रहे हैं। इसके अलावा अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें तो एस सोमनाथ इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तपन डेका पूर्व आईबी डायरेक्टर, वी कामकेटी निदेशक आईआईटी मद्रास एवं अनीता करवाल और अमृतलाल मीणा ये सदस्य रहेंगे स्पेशल टास्क फोर्स, जो परीक्षाओं में सुधार संबंधी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ एनटीए की कार्य प्रणाली में भी पूरी तरीके से बदलाव किए गए। इसमें समिति के जो उद्देश्य है, पेपर लीक रोकने के लिए डिजिटल ऑथेंटिकेशन और एनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन पर ध्यान देना। साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों पर एआई सक्षम धोखाधड़ी पहचान प्रणाली लागू करना, ये एनटीए की तरफ से कार्य रहेगा। ठीक है, तो हमने प्रशासनिक सुधार देखे। इसके अलावा हम देखेंगे, अच्छा 2024 में भी नीट की परीक्षा लीक हुई थी, तो उस समय भी सुधार के लिए राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। ठीक है, तो उनके सुझावों को भी लागू किया गया था। हालांकि 100% सुझाव लागू नहीं किए गए थे। उनके लगभग 46 सिफारिशें दी गई थी, जिनमें 35 सिफारिशों को मान लिया गया था। लगभग 76% सिफारिशें मानी गई थी। ठीक है, तो मैंने बताया 2024 के नीट विवाद के बाद राधाकृष्णन समिति की अध्यक्षता में भी पहले समिति गठित की जा चुकी है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इनके सुधारों में क्या क्या था? इनके सुधारों में था कि जो परीक्षा हो वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, हाइब्रिड सुरक्षित परीक्षा मॉडल अर्थात एनक्रिप्टेड प्रश्न पत्रों का डिजिटल ट्रांसमिशन और परीक्षा केंद्र पर ही नियंत्रित स्थानीय प्रिंटिंग कराई जानी चाहिए। साथ ही साथ मल्टी सेशन परीक्षाएं करानी चाहिए, यानी कि मल्टी स्टेज परीक्षाएं कराई जानी चाहिए, जिससे परीक्षाओं में सुधार किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ में दोस्तों विधायी सुधार यानी कि लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 जो अभी
पेश किया गया है। ठीक है, तो ये आपका 27 जुलाई 2026 को, याद रखिएगा 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में पेश किया गया, और 29 जुलाई 2026 को ध्वनि मत से इसे पारित कर लिया गया। ध्वनि मत का आधार होता है कि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं, इसमें यह नहीं देखा जाता कितने उपस्थित है कितने नहीं, इसमें जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उनसे हाँ ना में उत्तर पूछे जाते हैं, और जिसकी ध्वनि ज्यादा प्रतीत होती है उसी के आधार पर इस विधेयक को पेश कर दिया जाता है, पास मान लिया जाता है। तो ध्वनि मत का आधार है, जितनी ज्यादा है जिसकी ध्वनि है उसी को आधार मान करके इसे पेश या पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्वनि मत होती है। इससे पहले मैं बता चुका हूं 2024 के कानून की विफलता। 2024 के कानून की विफलता क्या है कि लगभग 52 लोगों पर एफआईआर हुई थी, जिसमें से 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और 44 लोगों को बरी कर दिया गया है, यानी कि उनको आसानी से जमानत मिल गई है। तो ये 2024 के कानून की विफलता हमें देखने को मिल रही है। उस समय का जो मास्टरमाइंड था 2024 नीट परीक्षा का, संजीव मुखिया, उसे भी बरी कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसकी विफलता के कारण रहे। 2026 के संशोधन का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है जो पुराना कानून था उसकी कमियों को दूर करते हुए सजा को और अधिक कठोर बनाना और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसका निस्तारण करना 2026 के कानून का मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है, अब इस दंड में क्या बदलाव है? 2024 में जो कानून लाया गया था और 2026 में जो कानून लाए गए, उन दोनों में हम कंपेयर करते हुए देख लेते क्या बदलाव है। 2024 का जो कानून था उसमें 3 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान था और साथ ही 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम आर्थिक जुर्माना था। वहीं अगर हम बात करें 2026 के विधेयक की, 2026 में जो विधेयक किया गया है, जेल की सजा 5 से 10 वर्ष और आर्थिक जुर्माना अधिकतम 50 लाख रुपए आर्थिक, जो 2026 में संशोधन लाया गया। इसके अलावा जवाबदेही का पिरामिड भी सेट किया गया है, यानी कि सेवा प्रदाता और प्रबंधन। इसका पिरामिड देखिए, स्थानीय कंप्यूटर संसाधन और परीक्षा केंद्र पर नजर रखी जाएगी, सब कॉन्ट्रैक्टर और सहयोगी एजेंसियां उन पर भी प्रॉपर वे में निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा जो प्रबंधन और निदेशक है इंस्टीट्यूट के, उनको भी प्रॉपर वे में अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही साथ में सेवा प्रदाता जुर्माना की अगर मैं बात करूं, 2024 में जो 1 करोड़ था, 2026 में 5 करोड़ कर दिया गया है। परीक्षा कराने पर प्रतिबंध, 2024 में अगर किसी संस्थान में अनियमितता पाई जा रही है तो उस पर 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं अगर हम बात करें 2026 के लिए तो 8 वर्ष, 2026 में संशोधन किया गया कि 8 वर्ष तक वह परीक्षाएं नहीं करा सकते, और जुर्माना 1 करोड़ रुपए का लगेगा 2024 के कानून के अनुसार उन संस्थानों पर जहां पे अनियमितता पाई जाती है। 2026 में इसे संशोधित करके 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ प्रबंधन और निदेशक के लिए भी सजा का प्रावधान है। 2024 में जो सजा का प्रावधान था वो 3 से 10 वर्ष तक की जेल का प्रावधान था, वहीं अब न्यूनतम 5 से 10 वर्ष की जेल का प्रावधान 2026 के कानून के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें समझते हुए चलनी है। माफिया पर प्रहार, जो मास्टरमाइंड है, तो संगठित अपराध और संपत्ति की जब्ती की जाएगी, है ना। देखिए, पेपर लीक माफिया, परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता की मिलीभगत से किया गया गंभीर अपराध, उसके लिए भी जेल की सजा 5 से 10 वर्ष 24 में थी और आर्थिक जुर्माना न्यूनतम 1 करोड़ रुपए था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 2026 में, इसके लिए जो जेल की सजा का प्रावधान किया गया है न्यूनतम 7 से 10 वर्ष और आर्थिक जुर्माना लगभग 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दोस्तों, इसके अलावा संपत्ति की भी जब्ती की जाएगी। संपत्ति की जब्ती के अंतर्गत मैं बात करूं, नया और सबसे कड़ा प्रावधान ये किया गया है। इसमें परीक्षा की आनुपातिक लागत वसूलने के लिए अब दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती की जाएगी। ठीक है, ये सारे सुधार किए जा रहे हैं। न्याय की नींव जांच की नई शक्तियां, सबसे पहले पुलिस जांच, यानी कि डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक या एसीपी स्तर से नीचे का अधिकारी जांच इसमें नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई, केंद्र सरकार के पास मामलों को सीधे केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का अधिकार है। इसके अलावा विशेष टास्क फोर्स, जैसा कि मैंने बताया, एसटीएफ का गठन किया गया।
केंद्र सरकार अब जरूरत पड़ने पर एक समर्पित एसटीएफ का गठन कर सकती है। यदि एसटीएफ का गठन होता है तो जांच केवल उसी के द्वारा ही की जाएगी। अगर ये गठित नहीं की जाती है तब ये जांच करेंगी, लेकिन अगर एसटीएफ गठित की गई तो केवल यही जांच करेगी। ठीक है। नया प्रावधान ये है, न्याय का नया चक्र। देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 क्या, एफआईआर दर्ज होगी। स्टेप 2 जांच पूरी करना, पुलिस, सीबीआई या एसटीएफ के द्वारा जांच पूरी की जाएगी। साथ ही साथ में चार्जशीट दाखिल की जाएगी, स्टेप 3। और स्टेप 4 जो होगा, विशेष टास्क यानी कि विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल, सुनवाई और फैसला किया जाएगा। कुल समय सीमा एफआईआर से लेकर फैसले तक की समय सीमा लगभग 5 महीने में पूरी किए जाने का प्रस्ताव है। अब देखते हैं व्यवहारिक रूप से कितना यह उपयोगी हो सकता है। न्यायिक ढांचे की बात करेंगे, विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें और अपील। इसमें विशेष अदालतें और डे टू डे सुनवाई का प्रावधान रहेगा, यानी कि हर राज्य और यूटी को सेशन कोर्ट को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नामित करना अनिवार्य है। साथ ही साथ में यहाँ सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर होगी और सभी लंबित पुराने मामले यहीं ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही साथ में विशेष लोक अभियोजक यानी कि स्पेशल पब्लिक और अभियोजक, अरे आज गड़बड़ होगा, तो एसपीपी मतलब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति की जाएगी। अपील तंत्र की बात करें, फैसले के खिलाफ अपील सीधे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच यानी कि 2 जजों की पीठ में 30 दिनों के भीतर करनी होगी, विशेष कारण होने पर अधिकतम 90 दिन। ठीक है, ये सारी चीजें हमें स्पष्ट रूप से समझते हुए चलना है। अब हम इसकी समीक्षा करेंगे, यानी संसद में विपक्ष के क्या क्या सवाल है। राहुल गांधी के यानी विपक्ष के नेता हैं, उनका क्या सवाल है, शिक्षा के व्यवसायीकरण और महंगी होती प्रणाली पर गंभीर चिंता उन्होंने व्यक्त की है। साथ ही साथ यह आंदोलन छात्रों की गहरी पीड़ा का प्रतीक है, जिसे सरकार द्वारा पुलिस बल से दबाया गया, ऐसा राहुल गांधी अर्थात विपक्ष के नेता के द्वारा कहा गया। गौरव गोगोई की तीखी आलोचना, कानून की विफलता। उन्होंने कहा 2024 के कानून के तहत गिरफ्तार 45 में से 44 आरोपियों को बेल मिलना सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाता है। साथ ही साथ एनटीए के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा एनटीए चेयरमैन जो पूर्व में एमपी और सीजी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, जहां भी धांधली के आरोप लगे, को 21 बच्चों की आत्महत्या के बाद भी पद पर बनाए रखना संदेहास्पद है। साथ ही साथ 47 आउटसोर्स कर्मचारियों का ब्यौरा भी मांगा गया। ठीक है, तो ये सारी विपक्ष के द्वारा चिंताएं। इसमें कानूनी विरोधाभास क्या है? क्या 3 महीने की ट्रायल सीमा वैध है? 3 महीने की ट्रायल सीमा वैध है, यानी 90 दिन की। नया कानून 2026 चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रायल पूरा करना होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीआरएस विश्लेषण के आधार पर 2002 केपी रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला आया था। उसमें उन्होंने कहा था आपराधिक मुकदमों के निष्कर्ष के लिए कोई बाहरी सीमा तय करना न तो उचित है और न ही व्यवहारिक है, न ही यह न्यायिक रूप से स्वीकार्य है। अब इसमें चुनौती क्या है? यह कानूनी विरोधाभास नए कानून की 3 महीने की समय सीमा को अदालतों में चुनौती देने का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कानूनी विरोधाभास 2, दूसरा कानून क्या है? हाईकोर्ट में अपील की समय सीमा पर विवाद। विधेयक का प्रावधान हाईकोर्ट में अपील 30 दिन में होनी चाहिए। 90 दिन की समाप्ति के बाद किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। अब बॉम्बे हाईकोर्ट 2023 का मामला देखते हैं। 90 दिन की सख्त रोक न्याय का मखौल है। अदालत ने अनिवार्य को विवेकाधीन के रूप में पढ़ा। मद्रास हाईकोर्ट इसके विपरीत फैसला दिया। उसने कहा जब विधायी इरादा स्पष्ट है तो अदालतों के पास इसे बदलने का विवेकाधिकार नहीं। यहां विरोधाभास की स्थिति हमें देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2025 में फैसला सुनाया, अंतरिम आदेश दिया कि केवल 90 दिन की देरी के आधार पर अपील खारिज नहीं की जा सकती। तो ये सारे विरोधाभास हमें देखने को मिल रहा है। कानूनी खामी, जांच में देरी पर कानून मौन की। प्रावधान कानून कहता है कि पुलिस, सीबीआई या एसटीएफ को 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी
होगी। अब खामी क्या है, यदि जांच एजेंसी 2 महीने की समय सीमा चूक जाती है तो उसके लिए किसी परिणाम या दंड का उल्लेख इस बिल में नहीं किया गया है। लोकपाल एक्ट 2013 जांच का समय बढ़ाने के लिए लिखित में कारण बताना अनिवार्य है। SC/ST एक्ट 1989 60 दिन में चार्जशीट दाखिल न होने पर जांच अधिकारी को लिखित में देरी का कारण स्पष्ट करना होता है। इसके अलावा नए लोक परीक्षा बिल में ऐसी जवाबदेही पूरी तरीके से गायब है। तो ये सारी खामियां देखने को मिल रही हैं। जमीनी हकीकत की बात करें, क्या फास्ट ट्रैक अदालतें सच में फास्ट है? 2026 का कानून फास्ट ट्रैक अदालतों यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से 3 महीने फैसले की उम्मीद करता है, लेकिन PRS का डेटा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोलता है। कैसे? पॉक्सो फास्ट ट्रैक अदालतों का डेटा 2025 के अंत तक निपटाए गए मामले 66,500, दर्ज मामले कितने हैं? 1,43,936, लंबित 2,45,579 मामले लंबित हैं। तो फास्ट ट्रैक अदालतों का ये हाल हमें देखने को मिल रहा है। क्या शिक्षा संबंधी फास्ट ट्रैक अदालतें जो गठित की जाएंगी, क्या वो उस तरीके से कार्य कर पाएंगे? सोचने वाली बात है। NCRB 2024 का डेटा SC/ST और पॉक्सो कानूनों के तहत 40% से अधिक मामलों की जांच 6 महीनों से अधिक समय से लंबित है। बिना जजों और स्टाफ की संख्या बढ़ाए नए कानून की 3 महीने की समय सीमा अव्यवहारिक प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, तकनीकी और प्रशासनिक चुनौती क्या है इसमें? एजेंसियों के बीच तालमेल, CBI, राज्य पुलिस और STF के बीच अधिकार क्षेत्र के टकराव से जांच में देरी का भारी जोखिम देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ डिजिटल में सेंधमारी देखने को मिल सकती है। कैसे? AI सहायता प्राप्त धोखाधड़ी, डिफेक्ट, छद्म रूप और डार्क वेब के माध्यम से पेपर लीक को रोकना पारंपरिक पुलिस के लिए लगभग असंभव है। साथ ही साथ डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल लाभांश, दूर दराज के ग्रामीण छात्रों के लिए शिकायत दर्ज कराने और रिपोर्टिंग तंत्र तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, यह एक चिंता का विषय है। एथिकल सर्विलांस यानी कि परीक्षा में बायोमेट्रिक और AI आधारित निगरानी के दौरान लाखों छात्रों के डेटा गोपनीयता अधिकारों को संतुलित करना, यह भी एक चुनौती है। दोस्तों, निष्कर्ष और आगे का रास्ता एक शुरुआत है लेकिन मंजिल नहीं। कानून और प्रशासन के बीच में तालमेल बनाए रखना एक मजबूत कदम, यानी 2026 का संशोधन विधेयक निसंदेह बहुत कठोर है। 10 करोड़ तक का जुर्माना और संपत्ति की जब्ती माफियाओं में एक आवश्यक डर पैदा करेगी। कार्यान्वयन ही कुंजी है। कैसे? केवल सजा बढ़ाने से पेपर लीक नहीं रुकेंगे, जैसा कि हमने 2024 के कानून में देखा गया। असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि NTA तकनीकी रूप से कितना अभेद्य बनता है, यानी कि तकनीकी रूप से कितना ये जटिल बन पाता है जिसे कोई भेद न पाए। साथ ही साथ अंतिम लक्ष्य कानूनी खामियों को दूर करते हुए न्यायिक क्षमता में भारी निवेश करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण, सड़कों पर लाठियां खाने वाले लाखों छात्रों का सिस्टम में विश्वास फिर से बहाल करना मुख्य उद्देश्य हमारा होना चाहिए। कानून जितना बेहतर होगा, परीक्षा प्रणाली की प्रामाणिकता उतनी ही सुनिश्चित होगी। संभवतः मैंने इस विधेयक से संबंधित इसके पक्ष विपक्ष क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए संभवतः आपके सामने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की। हो सकता है कि आपके कोई प्रश्न न छूटे हो, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ प्रश्न हमारे छूट रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा आपको उत्तर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।